हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुभा स्टडी फैक्ट्स। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस का। इस तरीके से हम एमपीटेट 2019 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसे हम वर्ग 2 का नाम देते हैं, ग्रेड 2 कहते हैं, उसके जो क्वेश्चंस हैं गाइस, ऐसा नहीं है कि वो केवल एमपीटेट के लिए थे, वो और भी अदर एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद चंकिंग। चंकिंग के से कौन संबंध नहीं रखता है? मीनिंग, मिलर, ग्रुप ऑफ 7, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो चंकिंग के साथ एक बात आती है गाइस, इसमें बात आती है 7 + -2। ये इस तरीके का एक नंबर दिया गया था, इसमें रिलेट करते हैं मिलर, 7 + -2 मतलब ग्रुपिंग ऑफ 7 और ये। लेकिन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये इसका कहीं से कहीं तक का पार्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये पार्ट होते हैं मेमोरी के, तो ये चंकिंग से रिलेटेड नहीं है। मिलर रिलेटेड है, ग्रुप ऑफ 7 + -2। ये याद रखिएगा, सीटेट में भी पूछा गया था कि 7 + -2 ये चंकिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी इट्स अ पार्ट ऑफ मेमोरी। ये पूरा एक अलग सेशन हो जाता है मेमोरी का, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो थ्योरी वाला सेशन है उसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तक थ्योरी में हमने प्याजे, वाइगोत्स्की, कोलबर्ग, ये सब थ्योरी कंप्लीट कर ली है। अब धीरे धीरे हम एक सेशन रखेंगे जिसमें हम इस तरीके से 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक थ्योरी वाला सेशन रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। आपको अगर याद हो, आपने अगर प्रीवियस वाला सेशन देखा होगा यही क्वेश्चन वाला, तो उसमें भी यही क्वेश्चन था। मतलब एक ही पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो लर्निंग है वो देखिएगा, सबसे पहले अगर आप कुछ नॉलेज ग्रहण करते हैं तो वो लर्निंग से रिलेटेड होती है। फिजिकल स्ट्रक्चर लर्निंग से रिलेटेड होता है। अगर आप हष्ट पुष्ट हैं, हेल्दी हैं, किसी चीज़ को सीखने के लिए आप लगन में हैं, तो लर्निंग होगी। स्किल वही कौशल, लेकिन जो मैचुरेशन होता है, जो मैचुरेशन है वो रिलेट नहीं करता है। मैचुरेशन किससे रिलेटेड होता है? तो हमने पढ़ा था, मैचुरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी होता है, आनुवंशिकता से संबंधित होता है। एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर जाते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, जो क्रोमोसोम्स का ट्रांसफर होता है, वो हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी के फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था अपना। उसके बाद जो मैचुरेशन है, मतलब आप किस तरीके से मैच्योर हो रहे हैं, ये सब कुछ हेरिडिटी पर डिपेंड रहता है। इट्स नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग के प्रोडक्ट क्या है? नॉलेज है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, स्किल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट स्टेजेस इज अ पार्ट ऑफ कोलबर्ग। कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, ये हम थ्योरी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसमें मैंने उस दिन भी बात की थी कि जो लेवल होते हैं वो 3 होते हैं और जो स्टेजेस होती हैं वो 6 होती हैं। मतलब एक लेवल में 2 स्टेज रहेंगी। तो फर्स्ट लेवल है कौन सा? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत, जिसमें ये वाली स्टेज की बात की गई है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, सजा और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण। इसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन मतलब जो बच्चा होता है, 9 साल से पहले के जो बच्चे होते हैं वो इस स्टेज में आते हैं या प्री कन्वेंशनल लेवल में आते हैं। बच्चा अगर कुछ काम कर रहा है तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए कर रहा है, दंड से बचने के लिए कर रहा है, और ओबीडियंस को मानता इसीलिए, मतलब ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारिता, वो केवल आपकी आज्ञा इसीलिए मान रहा है क्योंकि वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। तो ये फर्स्ट लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल। और स्टेज की बात की जाए तो फर्स्ट स्टेज है। दूसरी आपकी वो म्यूचुअल एक्सचेंज वाली आ जाती है। तो ये सब कुछ डिटेल में चैनल पर अपलोड है, आप जरूर देखिएगा। कोलबर्ग बाय अनुभा स्टडी फैक्ट सर्च कीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी का प्रोसेस कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले रिटेंशन, मतलब आप कुछ ध्यान रखते हैं किसी चीज़ का, तो ये तो भाई पार्ट है। रीप्लानिंग अभी देखते हैं। रिकॉल, किसी चीज़ को आप अगर बार बार याद करते हैं तो ये भी मेमोरी का पार्ट होता है। लर्निंग मतलब आप कुछ याद कर रहे हैं, अधिगम कुछ सीख रहे हैं। बट जो रीप्लानिंग है, प्लान करना किसी चीज़ को बार बार प्लान करना, ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ
मेमोरी। लेकिन अगर आप किसी चीज़ पर ध्यान देकर कुछ सीख रहे हैं, रिकॉल बार बार याद कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, मतलब कुछ अधिगम कुछ सीख रहे हैं, तो ये सब कुछ मेमोरी का पार्ट है। लेकिन अगर आप रीप्लान कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को रीप्लान कर रहे हैं, तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मेमोरी। मेमोरी में भी हम एक डिटेल में सेशन रखेंगे गाइस, जिसमें हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी, मेमोरी के कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरीके से मेमोरी होती है, किस प्रोसेस के थ्रू होती है, किस तरीके से इसके जो फीचर्स हैं वो आते हैं, सब कुछ हम डिटेल में एक वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ पेरेंटिंग। तो जो पेरेंटिंग वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो पेरेंटिंग कैरेक्टराइज्ड बाय इमोशनल डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मतलब भावनात्मक जो अलगाव है, वो किस पेरेंटिंग का लक्षण है। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग, ऑथोरिटेटिव, ड्यूल वर्कर पेरेंटिंग और सिंगल पेरेंटिंग। तो गाइस सिंगल पेरेंट जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि वो डिटैचमेंट शो करेगा। एक माँ भी अच्छे से अपने बच्चे का ध्यान रख सकती है और एक पिता भी अपने बच्चे का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। ड्यूअल वर्कर पेरेंट, अगर दो जो पेरेंट हैं वो अगर दोनों ही जॉब में हैं तो भी वो अपने बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, तो ये हट जाएगा। ऑथोरिटेटिव, ये सबसे अच्छे पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है उसमें सबसे अच्छे ऑथोरिटेटिव होते हैं। इसमें क्या होता है, ये बच्चे को उतना ही ज़्यादा लव करते हैं और उतना ही ज़्यादा बच्चे पर कंट्रोल रखते हैं। लेकिन आप इसके नाम से समझ पा रहे होंगे ये क्या है, अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। मतलब यहाँ पर पेरेंट इन्वॉल्व ही नहीं होना चाह रहे हैं, मतलब वो ना ही बच्चे पर लव दिखाना चाह रहे हैं, ना ही बच्चे पर केयर दिखाना चाह रहे हैं, ना ही कंट्रोल, मतलब कुछ भी नहीं। उन्हें बच्चे से कोई मतलब नहीं है। अगर बच्चा बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, बच्चे पर कोई कंट्रोल नहीं रखना है। अगर बच्चे को प्यार की जहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर उसको उसके पेरेंट्स की केयर की ज़रूरत है, तो इस तरीके से जो अनइन्वॉल्व पेरेंट्स होते हैं वो शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इम्प्रूव क्लास डिसिप्लिन द टीचर हैज टू। कक्षा में अनुशासन को बेहतर रखने के लिए आप क्या करेंगे। कॉल पेरेंट्स टीचर मीटिंग टू डिस्कस द सिचुएशन। एक स्थिति पर चर्चा करने के लिए अभिभावक शिक्षक बैठक बिठाएंगे। नोट स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑफ क्लास रूल्स इन अ डायरी। डायरी में कक्षा नियमों के निर्देशों को विशिष्ट रूप से नोट करेंगे। या एवेल्युएट हिज और हर मेथड्स एंड अप्रोचेस एंड मटेरियल। अपनी विधि व दृष्टिकोण और सामग्री का मूल्यांकन करेंगे। फोर्थ है कंसल्ट द क्लास एंड एग्री अपॉन अ सीरीज ऑफ पनिशमेंट। देखिए अब हम इसको कैंसिल करना सीखते हैं। पनिशमेंट कहीं का कोई वो नहीं है कि तोड़ हो किसी चीज़ का, डिसिप्लिन का, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद है कॉल। आप भाई पेरेंट टीचर मीटिंग जो पीटीएम है वो इसलिए नहीं कि बच्चा डिसिप्लिन में रहे। ज़रूरी नहीं है कि आप पीटीएम बुलाकर आप बच्चे को अनुशासन सिखाएंगे। कितने दिन तक अनुशासित रहेगा वो बच्चा। डायरी में नियमों को लिखकर नोट कर दें तो उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं। लेकिन अगर आप इवेल्युएट करते हैं अपने ही टीचिंग मेथड को कि भाई आपके टीचिंग मेथड में कहाँ कमी रह गई है, अप्रोच करते हैं उन मटेरियल्स पर कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, अपनी विधि व दृष्टिकोणों या सामग्री का आप मूल्यांकन करते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, इवेल्युएट करते हैं अपनी विधि व दृष्टिकोणों को, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो ज़रूर एक अच्छा आप डिसिप्लिन बना पाएंगे। आप ये इस बात को सीखने और समझने में सक्षम हो पाएंगे कि आपसे कहाँ क्या कमी रह रही है जिस वजह से आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं हो रहा है। तो गाइज इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, यही पेडागॉजी के क्वेश्चन बन जाते हैं, यही सीडीपी के क्वेश्चन है। और बहुत हद तक इसमें एक अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा है कि भाई पेरेंट टीचिंग से आप अनुशासन रख पाएंगे, नहीं। डायरी में नियम लिखवा दो बच्चों को, उससे आप डिसिप्लिन करवा पाएंगे, नहीं। और कक्षा में आप एक पनिशमेंट की सीरीज जारी कर दो कि भाई जो भी अनुशासित नहीं रहेगा उसको पनिशमेंट देंगे, तो इस तरीके से आप खुद से ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन शो एप्टीट्यूड फॉर वर्बल कंप्रहेंशन। राइटिंग अ पोइट्री, लिसनिंग एंड रिएक्टिंग टू अ फ्रेंड्स पोएम, एक्टिंग इन अ स्कूल और गिविंग स्पीच इन अ क्लास। तो क्या होगा इसका आंसर। तो भाई जो वर्बल कंप्रहेंशन है, वर्बल कंप्रहेंशन मतलब कुछ बोलना। आप जब भी एक विद्यालय में कोई नाटक अभिनय करते हैं तो उससे क्या होगा, आप अपनी वर्बल कंप्रहेंशन को और ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। कंप्रहेंशन मतलब होता है समझ।
तो मौखिक समझ कब हो पाएगी? जब आप किसी एक्ट में प्ले करेंगे, क्योंकि एक्ट में आपने देखा है उस टाइम बोलना पड़ता है, संवाद लिखे होते हैं, नाटक चल रहा होता है। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का संवाद हो गया, एक नाटक चल रहा है महारानी लक्ष्मीबाई पे, तो कोई महारानी लक्ष्मीबाई बनेगा, कोई तात्या टोपे बनेगा, तो इस तरीके से संवाद चलेगा। आप उसमें एक्टिंग करोगे, नाटक में अभिनय करोगे, तो जो वर्बल कंप्रहेंशन है सबसे अच्छा, वैसे अभी तक जो वर्बल कंप्रहेंशन माना जाता है वो एक टीचर का माना जाता है, क्योंकि टीचर एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने वर्बल कंप्रहेंशन से, अपनी मौखिक समझ की अभिवृत्ति से दूसरों को समझा पाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज नॉट कंसिस्टेंट विथ जॉन डुई। जॉन डुई जो है, जॉन डुई के द्वारा जो हैंड्स ऑन एक्टिविटी का जो बताया गया वो उनके द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये कहा था कि जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर होता है, बच्चा खुद से चीज़ों को सीखता है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। चाइल्ड इज एन एक्टिव लर्नर नॉट अ पैसिव, तो ये बात बिल्कुल सही है। ह्यूमन बीइंग लर्न थ्रू हैंड्स ऑन अप्रोच, जो हैंड्स ऑन दृष्टिकोण मतलब खुद से करके सीखना। आप जब भी कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर वो खुद के हाथ से कर देखते हैं, या फिर जो कुछ चीज़ याद करते हैं और अगर आप उसको लिख कर देख लेते हैं, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। फिर है, लर्निंग शुड बी रिलेवेंट एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप कोई चीज़ प्रैक्टिकल वे में नहीं सीखते हैं तो कुछ नहीं होगा। नॉट जस्ट पैसिव एंड थ्योरेटिकल। थ्योरी में आपको कितना लिख लिख के दे दे कोई, लेकिन अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। एंड द आइडिया दैट वन विल बी एबल टू क्विकली रिकॉल एंड मीनिंग ऑफ द मटेरियल मोर वन रिपीट्स इट। तो भाई सबसे पहले अब हम कैंसिल करते हैं रिकॉल, ये कहीं का कोई आंसर नहीं कि आप उस चीज़ को रोट करें। तो यही आपसे क्या पूछा है, नहीं पूछा है। ये थोड़ा सा आप एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है। तो ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि रिकॉल कहीं से किसी चीज़ का एक पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता, लेकिन हमसे चूंकि नहीं पूछा था इस वजह से रिकॉल इसका आंसर हो जाएगा। जॉन डुई ने हैंड्स ऑन एक्टिविटी के बारे में बताया। उन्होंने कहा है जो बच्चा है वो एक्टिव लर्नर है, एक सक्रिय अधिगम करता है, वो प्रैक्टिकल के थ्रू ज़्यादा जल्दी सीख लेता है इन कंपैरिजन टू थ्योरेटिकल। तो इस तरीके से जो जॉन डुई की बात की है उस पर क्वेश्चन है और नॉट पूछा गया था। इस वजह से हम जाएंगे कि विचार ये है कि व्यक्ति जिस सामग्री को अधिक दोहराता है, मतलब बार बार रोट करता रहे, रट्टाफिकेशन लगाता रहे, रोट लर्निंग करे, मेमोराइज करे उस चीज़ को बार बार, उसका अर्थ जल्दी से याद कर सकेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में सीखते हैं, डायग्राम्स के थ्रू सीखते हैं, तो इन कंपैरिजन टू थ्योरी आप अच्छे से सीख पाएंगे। एग्जाम्पल्स क्यों दिए जाते हैं? अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो बीच बीच में अगर कोई एग्जाम्पल दूंगी तो आप उससे बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। इन कंपैरिजन टू आपको एक पोथी पकड़ा दी जाए, बहुत सारा थ्योरी मटेरियल दिया हो, उसमें आप उसकी जो कंपैरिजन है, डायग्राम के थ्रू जो कंपैरिजन है, थ्योरी में कम समझ में आ पाती है। तो जॉन डुई के बारे में गाइज आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रख लीजिएगा कि ये बताते हैं हैंड्स ऑन एक्टिविटी बच्चा खुद से हाथ से करके सीखता है, और जो बच्चा होता है वो एक्टिव लर्नर होता है। जॉन डुई की हम एक थ्योरी पूरी डिटेल में अपने सेशन, जो अपना थ्योरी वाला सेशन है, उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, A 5-year-old child can differentiate his mother, मतलब वो अपनी माँ को और एक डॉग को डिफ्रेंशिएट कर पाता है। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। अब डॉग की जगह अगर कुछ और दे देता तो शायद और अच्छा लगता, लेकिन चूंकि ये MPTET वर्ग 2 का सेट पेपर है तो भाई एज इट इज़ क्वेश्चन है। आप इसको और कुछ भी ले सकते हैं, भाई अपनी माँ को किसी और लेडी से डिफ्रेंशिएट कर पाता है, तो बहुत ज़्यादा सही रहता है यहाँ पर। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भाई क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछा गया है। तो 5 साल का बच्चा अपनी माँ को विभेद कर पा रहा है, वो किस वजह से कर पा रहा है? परसेप्शन से, सेंसेशन से, अटेंशन से और कंसेप्ट से। तो उसके मन में एक क्या है, कंसेप्ट डेवलप हो गया है, एक धारणा बन गई है कि ये मेरी माँ है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो बच्चा है वो अपनी माँ को पहचानना कब शुरू कर देता है? तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर ही एक जो बच्चा है वो अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप ऐसे समझें कि एक बच्चा जो है वो अपनी माँ को डिफ्रेंशिएट कर सकता है दूसरी लेडी से,
तो क्या होगा, तो क्या कर पाएगा और कर सकता है तो किसके कारण कर सकता है, तो एक कंसेप्ट उसके माइंड में बिल्डअप हो गया, एक अवधारणा बन गई है कि वो उसकी माँ है। 5 साल का बच्चा अपनी माँ को एक कुत्ते से अलग कर सकता है, ये निम्नलिखित संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में से किसके कारण है। ये बहुत अलग क्वेश्चन है गाइस, पर चूंकि पूछा गया था इस वजह से मुझे यहाँ पर ऐड करना पड़ा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो बच्चा है वो अपनी माँ को डिफ्रेंशिएट कर सकता है किसी भी पर्सन से, इवन जो उसकी मासी भी होंगी उनसे भी वो इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, किन्हीं भी 2 लेडीज़ के बीच में वो अपनी माँ को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो गाइज हम इस तरीके से जो 10 क्वेश्चंस पर डे लेकर आते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में ये बेनिफिशियल है, और कम से कम आप गाइज 5 से 10 सीरीज अगर ऐसा लगाएंगे तो आपको खुद से एक डिफरेंस समझ आएगा कि हाँ ये जो क्वेश्चंस है, और क्या है चूँकि एमपी टेट में बहुत से क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछे जाते हैं, बहुत से क्वेश्चन तो मतलब अलग से ही होते हैं, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है बिल्कुल अलग सा ही है, तो ये थोड़ा सा अलग रहेगा। बट हाँ ये है कि आपको इससे एक कंसेप्ट एक माइंड में जो होता है वो सेट हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे गाइज आपके सीटेट में, एक सीटेट का भी मैं अलग से सीरीज चलाऊंगी जिसमें हम सीटेट के जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। चूँकि अभी वर्ग 3 जो जिसे हम ग्रेड 3 या संविदा वर्ग 3 बोलते हैं एमपी में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है फॉर गवर्नमेंट टीचर, उसके लिए ये सीरीज ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी क्योंकि 30 मार्क्स का सीडीपी आना है। आज के लिए लास्ट है, बाइपोलर डिसऑर्डर आर यूज टू बी नोन एज, जो द्विध्रुवी विकार होता है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उसको किस नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो भाई ऐसे ही याद रख लो, जो मैनिक डिप्रेशन होता है, गहरा अवसाद होता है, उसका ही दूसरा नाम क्या है, द्विध्रुवी विकार होता है। अब इसमें क्या ही याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसका दूसरा नाम क्या है, मैनिक डिप्रेशन है, गहरा अवसाद है, और इसी को ही बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें गाइज एज सच इतना कुछ नहीं था, लेकिन हाँ वापस अगर ग्रेड 3 में या सी टेट में, यूपी टेट और रीट वगैरह में ये कहीं भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेट में पूछ लिया तो वापस से रिपीटेड वे में नहीं पूछा जाता है। तो आपको हर तरीके से अपने आप को तैयार रखना है कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, कंसेप्चुअल आ जाए, फैक्चुअल आ जाए, थ्योरी बेस्ड आ जाए, और उसके जनक बेस्ड आ जाए। जनक के भी बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। 2019 में जो पूछा गया था, लगभग आपका जो सेशन चला था वो 1.5 से 2 महीने का चला था, मतलब लगातार ये एग्ज़ाम हुए थे। तो उसके जितने भी सीडीपी के क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे गाइस, क्योंकि 30 मार्क्स का सीडीपी पूछा जाता है, जो कि एक अपने आप में ही अच्छा वेटेज लेकर चलता है। और अगर आप एक बार इसमें क्लियर हो जाएगा तो आपके पेडागोजी के भी क्वेश्चंस बनने लगेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको, सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।